एवरीवन कैसे हो आप लोग और वेलकम टू द फोर्थ लेक्चर। तो आई होप आप लोगों को थर्ड लेक्चर समझ में आया होगा, क्योंकि थर्ड लेक्चर समझ में आया तो ही आप ये फोर्थ लेक्चर देखो। नहीं तो थर्ड लेक्चर अगेन रिपीट करो, उसको अच्छे से देखो और फिर फोर्थ लेक्चर पे आना, ठीक है। तो आज हम समझेंगे अबाउट फ्रैक्टल नेचर क्या होता है, फिर हम समझेंगे अबाउट फिबोनाची और फिर हाँ, हम ये 2 कॉन्सेप्ट्स आज समझेंगे। लेकिन उसके पहले हम रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है? तो ओके, तो जब भी मार्केट बुलिश हो तब ये कन्फर्म हाई कैसे कन्फर्म होगा ये बताओ? कन्फर्म हाई कैसे कन्फर्म होगा? जब कोई रिट्रेसमेंट बन जाए, जब रिट्रेसमेंट कन्फर्म हो जाए, आइदर वो 2 कैंडल रिट्रेसमेंट हो या एंगल्फिंग रिट्रेसमेंट, तब ये कन्फर्म हाई कन्फर्म हो जाएगा, बराबर? फिर ये नीचे, नीचे, नीचे आया और ये लो कब कन्फर्म होगा? जब प्रीवियस कन्फर्म हाई ब्रेक हो जाएगा। जैसे ही प्रीवियस कन्फर्म हाई ब्रेक हो जाएगा, ये कन्फर्म लो कन्फर्म हो जाएगा और इसको बोलेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, बराबर? फिर से ये कन्फर्म हाई कब कन्फर्म होगा? जब जब ये हाई के इधर रिट्रेसमेंट आ जाए, तब ये हाई कन्फर्म हाई बन जाएगा, ठीक है? फिर 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 ये लो कब कन्फर्म होगा? ये लो जब कन्फर्म होगा तब प्रीवियस कन्फर्म हाई ब्रेक हो जाए, इसे बोलेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और ये कन्फर्म लो। समझे आप लोग? हाँ, तो अभी मैं बोलूँ आप में ये बाइंग में कौन से 2 लेवल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जहाँ से हम बाइंग कर सकते हैं। तो आप बोलोगे कि ये कन्फर्म लो वाला लेवल, मैं बोलूँगा क्यों? क्योंकि आप बोलोगे कि अगर मार्केट इतना ज़्यादा बुलिश है, तो फिर वो इधर आके ऊपर चला ही जाएगा, क्योंकि ये लास्ट बाइंग लेवल है, क्योंकि अगर इसके नीचे 2 कैंडल क्लोज़ कर दी, तो ये चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा, मतलब बुलिश से मार्केट बेरिश शिफ्ट हो जाएगा। तो अगर मार्केट बहुत ज़्यादा बुलिश है, तो इधर से उसको बाइंग जाना ही पड़ेगा। मैं बोलूँगा वेरी गुड। और मैं बोलूँगा फिर दूसरा लेवल कौन-सा है? तो आप बोलोगे ये वाला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, लेकिन ये इतना अच्छा लेवल नहीं है, क्योंकि इसकी 50% ही एक्यूरेसी है और इसकी 80% एक्यूरेसी है। मैं बोलूँगा वेरी गुड। तो ये सब बातें आप लोगों को समझ आ गई होगी। फिर अभी मैं बोलूँगा, चलो ये कन्फर्म हाई हो गया है, ये कन्फर्म हाई हो गया है, मतलब इधर से रिट्रेसमेंट आ गई है। तब लो कन्फर्म हुआ है, आप बोलोगे नहीं अभी तक लो कन्फर्म नहीं हुआ है। फिर मैंने बोला कि भई इसके नीचे 2 कैंडल ने क्लोज़ कर दी ऐसे ही। तो अब मैं बोलूँगा अब क्या हो गया? तो आप बोलोगे ये जो लेवल है ये चेंज ऑफ कैरेक्टर वाला लेवल हो गया। तब बोलोगे वेरी गुड। तो अब चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, तो अब ये नीचे आया, फिर अभी ये थोड़ा ऊपर जाएगा ऐसे और ये बनाएगा कन्फर्म हाई फिर से ये रिट्रेसमेंट करके, ये कन्फर्म लो बन गया। ये कन्फर्म लो कब बना? जब ये रिट्रेसमेंट आई। बेयरिश मार्केट में ये कन्फर्म लो कब बनेगा? जब रिट्रेसमेंट आएगी। और ये हाई कब बनेगा कन्फर्म हाई? जब प्रीवियस कन्फर्म लो ब्रेक कर देगा, तो ये कन्फर्म हाई बनेगा। डन है? अब ये लो पॉइंट है? नहीं। जब ये रिट्रेसमेंट आएगी तब ये कन्फर्म लो बनेगा। फिर जैसे ही ये ऊपर गया कोई हाई पॉइंट बना, हाई पॉइंट से फिर जिसने इससे प्रीवियस कन्फर्म लो को ब्रेक किया, तो ये बनेगा कन्फर्म हाई फिर से। तो आई होप आपको ये सब चीज़ें समझ आई होगी। और इसी में सेम 2 लेवल्स होते हैं सेलिंग के, एक ये ए प्लस लेवल, क्योंकि ये लेवल ए प्लस इसीलिए क्योंकि अगर इसके ऊपर 2 कैंडल क्लोजिंग आ गई, तो फिर से चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा, बाइंग साइड बेयरिश से बुलिश साइड चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा और ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होता है, हाँ। और दूसरा बाइंग लेवल और दूसरा सेलिंग लेवल कौन-सा होगा? ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर वाला दूसरा सेलिंग लेवल हो गया, ठीक है? तो ये था रिवीजन ऑफ द लेक्चर थर्ड। आई होप आप लोग को ये अच्छे से समझ आया होगा। अगर ये आपको अच्छे से समझ आया, तो फिर आप फोर्थ लेक्चर इज़िली समझ पाओगे और इज़िली सीख पाओगे, ठीक है? एक और बात है इसमें, मैंने बोला था कि इसकी 80% एक्यूरेसी होती है अगर और इसकी होती है 50% एक्यूरेसी। तो इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि इसकी 50% एक्यूरेसी को हम 80% कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है? डन। अब हम सबसे पहले सीखते हैं टाइम फ्रेम्स। मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बोला था ना कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ मतलब हुँ, मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बोला था कि मतलब डिफरेंट टाइम फ्रेम्स में डिफरेंट टाइम फ्रेम्स की कैंडल बनती है। जैसे अभी समझो कि अभी मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ सबसे पहले कि मार्केट मतलब एक दिन में कितने आपको ये तो पता ही है कि फॉरेक्स मार्केट 24 आवर्स चलता है, ठीक है? तो अगर फॉरेक्स मार्केट 24 आवर्स चलता है, तो एक दिन में 4 आवर की कितनी कैंडल बनेगी? देखो, इम्पोर्टेंट कौन-कौन से टाइम फ्रेम की कैंडल है? 4 आवर, 1 आवर, 30 मिनट, 15 मिनट, 5 मिनट, 1 मिनट, ओके? तो अभी 24 आवर्स है, तो 4 आवर, 1 आवर, 30 मिनट, 15 मिनट, बस ये 4 टाइम फ्रेम मेजर इम्पोर्टेंट है, उसके अलावा लोअर टाइम फ्रेम भी इम्पोर्टेंस है, लेकिन हम अभी उसकी बात नहीं करते हैं, ठीक है? हुँ, तब मुझे बोला 24 आवर है और 4 आवर की एक कैंडल बन रही है, तो एक दिन में कितनी 4 आवर की कैंडल बनेगी? 6 कैंडल बनेगी।
वेरी गुड। 1 आवर की 24, 30 मिनट की 1 आवर की डबल क्योंकि 30 मिनट और 24 इंटू 2 48 फिर 15 मिनट 30 मिनट की डबल 96 है ना? मतलब 24 आवर्स में 96 15 मिनट्स की कैंडल बनेगी। 24 आवर मतलब 1 डे। हाँ, फिर 30 48 मिनट के सॉरी 48 30 मिनट की कैंडल बनेगी, 24 1 आवर की कैंडल बनेगी और 6 4 आवर की कैंडल बनेगी। अब ये सब का ओपनिंग क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो सबसे पहले हम 4 आवर की बात करते हैं। देखो 4 आवर हमेशा ओपन कहाँ होता है? देखो 4 आवर हमेशा कब ओपन होगा? ये देखो ये कब ओपन हुआ? 10:30 ये फिर 2:30 फिर 6:30 फिर से 10:30 हो गया, फिर से 2:30 हो गया, फिर से 6:30 हो गया, फिर से 10:30 हो गया। तो 4 आवर की जो कैंडल है ना, वो कब-कब ओपन होती है, ये आपको याद रहना ही चाहिए, ठीक है? तो 4 आवर की कैंडल सबसे पहले ओपन होती है 2:30 एएम को, फिर होगी 6:30 एएम को, फिर होगी 10:30 एएम को, फिर से ओपन होगी 2:30 पीएम को, फिर 6:30 पीएम को, फिर 10:30 पीएम को। ओके, तो ये 4 आवर्स के मतलब अगर ये 4 जैसे ये 4 आवर की कैंडल है, ये 4 आवर की कैंडल है, ये इधर ओपन हुई, ठीक है? ये 4 आवर की कैंडल इधर ओपन हुई, ऊपर गई 6:30 को ओपन हुई, ऊपर गई, नीचे गई, ऐसे आके इधर 10:30 को इधर क्लोज़ हो गई। जैसे ही 10:30 को क्लोज़ हुई, 10:30 को ये वाली कैंडल ओपन हुई। मतलब ये जो टाइमिंग्स है ना, ये सारी टाइमिंग ओपनिंग और क्लोजिंग का है। मतलब 2:30 को जब कोई कैंडल ओपन हो रही होगी, तो प्रीवियस वाली कैंडल क्लोज़ भी तो हुई होगी ना? तो ये सब टाइमिंग उसकी है। समझे? जैसे 2:30 एएम को समझते हैं ना, तो 2:30 एएम ये रहा, ये 2:30 एएम है। अब 2:30 एएम को देखो आप 2:30 एएम को देखो आप कि क्या हो रहा है इसमें, हो क्या रहा है एक्चुअली। 2:30 एएम को ये कैंडल ओपन हुई, ये कैंडल नीचे गई, ऊपर गई, कैसे भी करके इसने इधर ऊपर क्लोजिंग दे दी, बराबर? और इसने क्लोजिंग कब दी होगी? 6:30 को दी होगी, है ना? 6:30 को दी, तो अभी 6:30 को ये जैसे ही क्लोज़ हुई, ये दूसरी कैंडल ओपन हो गई। तो ये जो 10:30 वाला जो टाइम था, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वाला टाइम था, ओके? क्योंकि ये सारे टाइम इम्पोर्टेंट है ऐसे क्योंकि इस टाइम पे कैंडल क्लोज़ भी होती है और इम्पोर्टेंट भी होती है और जितने हायर टाइम फ्रेम की कैंडल होती है, उतना वो इम्पोर्टेंट बन जाता है, ठीक है? अब 1 आवर के बारे में बात करते हैं। तो 1 आवर जो है, तो 1 आवर एवरी 1 आवर में 1 कैंडल ओपन होगी और 1 कैंडल क्लोज़ होगी, ऐसा सीन है। डन है? तो 1 आवर का जो है, एवरी 1 आवर में 1 कैंडल ओपन होगी और क्लोज़ होगी। जैसे इसका जो भी 1 आवर का होता है ना, वो एवरी 1 आवर में ऐसे होता है देखो। जैसे ये वाली कैंडल है, ये 12:30 को ओपन हुई। ये वाली कैंडल है जो 1:30 को ओपन हुई। ये वाली कैंडल 2:30 को। तो एवरी 1 आवर के गैप में ओपन होगा। जैसे 12:30 हो गया, फिर 1:30 हो गया, फिर 2:30 हो गया, फिर 3:30 हो गया, फिर 4:30 हो गया, ऐसे एवरी 1 आवर में ये ओपन क्लोज़ होती रहेगी, बराबर? और 30 मिनट 1 बजे, 1:30 को, फिर 2 बजे, फिर 2:30 को, फिर 3 बजे, फिर 3:30 को, 4:30, 4, 4:35, 5:30 ऐसे। अब 15 मिनट की कैंडल अ 1, 1:15 1:30, 1:45, 2, 2:15, 2:30, 2:45 हर 15 मिनट में कैंडल ओपन क्लोज़ होती रहेगी, ठीक है? आप इतना समझे? ये सबसे इम्पोर्टेंट है, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि ये सारे टाइमिंग जो है 6 टाइम है ना, ये आपको याद रहने चाहिए। जब भी आप मार्केट में ऐसे बैठो तो आपको पता होना चाहिए अच्छा अभी 2 मिनट में कैंडल क्लोजिंग है 4 आवर की, नई कैंडल ओपन होने वाली है ऐसा। ये सब चीज़ें याद रहनी चाहिए। आपको ये 1 आवर का भी याद रहना चाहिए। अच्छा अभी 10:13 हुए मतलब 17 मिनट बाद एक 1 आवर की कैंडल ओपन होगी और 4 आवर की भी कैंडल ओपन होगी। 10:30 को 4 आवर की कैंडल ओपन होती है ना? हाँ, तो 17 मिनट के बाद 30 मिनट की भी एक कैंडल ओपन होगी 15 मिनट की भी होगी, 15 मिनट को तो 2 मिनट बाद भी होगी, 10:15 को भी होगी, ठीक है? और 1 आवर की भी 1 कैंडल ओपन होगी और 4 आवर की भी होगी। तो सबसे इम्पोर्टेंट 4 आवर की कैंडल होगी। ये 4 आवर की कैंडल क्लोजिंग ही हमें बताएगा कि अभी देखो मैं आपको अभी बताता हूँ अ, क्या हो रहा है मार्केट में ये डेली आ गया है ना? हुँ, ये 4 आवर है। ये 4 आवर की कैंडल देखो कितनी बेयरिश बनी है ना? तो अभी ये जो 4 आवर अभी अभी देखो मैं मार्केट आपको रियल में एनालाइज़ करके दिखाता हूँ, ठीक है? तो अभी क्या है अभी ये दिख रहा है एक कांस्टेंट है कि ये रेजिस्टेंस एरिया है। ये रेजिस्टेंस एरिया है ना, अभी इधर मल्टीपल डोजीज़ बनी मतलब मार्केट इधर स्ट्रगल कर रही थी ये रेजिस्टेंस को ब्रेक करने में, ठीक है? अब ये ऐसी कैंडल बनी पूरी एंगल्फिंग कैंडल, ठीक है? तो ये एंगल्फिंग कैंडल बनी है ना,
तो अभी 4 आवर की कैंडल ने पूरा रिजेक्शन दिखा दिया और ये 17 मिनट में 15 मिनट में अभी क्लोज़ होने वाली है, ये रही देखो। 15 मिनट में क्लोज़ होने वाली है। डन है? ये 15 मिनट में क्लोज़ होने वाली है। तो अभी 15 मिनट में तो इधर किधर ही क्लोज़ हो जाएगी ना, तो इसका मतलब क्या अभी सेलर्स एक्टिव है। तो अभी जाके मैं आज के दिन में अभी तो सुबह के 10:30 हुए हैं, तो आज के दिन में मैं अभी सेलिंग साइड ही ट्रेड लूँगा। और आप देखो मेबी मैं रॉन्ग भी हो सकता हूँ, लेकिन आप देखना आज डेट है 24th अक्टूबर और 24th अब जब भी ये वीडियो लाइव जाएगा, तो आप देखना कि ये जो 4 आवर की जो भी कैंडल है, ये ऐसे ही क्लोज़ होके आज का दिन का मूवमेंट कैसा होता है, ठीक है? वैसे तो डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग मार्केट थोड़ा बुलिश है पर 4 आवर के हिसाब से ये थोड़ा बेयरिश नेचर दिखा रहा है। तो अगर मुझे कोई कन्फर्मेशंस मिलेगा फर्दर तो मैं एक सेल साइड ट्रेड ज़रूर प्लान करूँगा। और मैं आपको अपडेट भी करूँगा कि मैंने ये प्लान की थी आगे वाले लेक्चर्स में ऐसे, ठीक है? तो ये मैंने अभी आपको क्यों बताया एक प्योर कैंडल क्लोजिंग के ऊपर बताया मैंने कि देखो ये कैंडल क्लोजिंग क्यों इम्पोर्टेंट है देखो, ये एक रेजिस्टेंस एरिया ठीक है? अभी ये पहली 4 आवर की कैंडल, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी। 4 4 आवर की कैंडल ब्रेक नहीं कर पाई ये सिंपल से ज़ोन को, ये सिंपल सा ज़ोन है इसको ब्रेक नहीं कर पाई। मतलब ये रेजिस्टेंस कितना पावरफुल होगा कि 6 हो जा 4 कैंडल है 4 जा 16 16 आवर्स हो गए मार्केट को इधर ही और ये ब्रेक नहीं कर पाई रेजिस्टेंस को। इसका मतलब ये है कि रेजिस्टेंस बहुत पावरफुल है और उसके बाद हमें कन्फर्मेशन भी मिल गया ये वाले रेड कैंडल इतनी बड़ी जो रेड कैंडल बनी है ना, उससे हमें कन्फर्मेशन भी मिल गया कि ये जो रेजिस्टेंस बहुत पावरफुल है, इधर से सेलिंग आ सकती है। तो जब भी अभी मार्केट अभी थोड़ा भी ऊपर आएगा ना ऐसे, थोड़ा भी ऊपर आएगा ना ऐसे, तो मैं एक शॉर्ट एंट्री प्लान करूँगा इधर ये एसएल के साथ नीचे की साइड लगभग इस एरिया तक क्योंकि ये सपोर्ट एरिया है ना अभी ऐसा। तो ये मैंने मेरी ट्रेडिंग स्टाइल बता दी कि मैं कैसे ट्रेड करता हूँ। देखो, इसमें मैंने क्या नोटिस किया सपोर्ट रेजिस्टेंस पहले नोटिस किया कि ये रेजिस्टेंस है, मार्केट इसको ब्रेक नहीं कर पाई। फिर मैंने क्या नोटिस किया, मैंने कैंडल क्लोजिंग नोटिस की। देखो 4 कैंडल क्लोज़ हुई लेकिन कोई भी कैंडल ब्रेक नहीं कर पाई। अगर कैंडल ब्रेक कर देती तो सिनेरियो अलग बनता, ठीक है? पर कैंडल क्लोज़ नहीं कर पाई और नेक्स्ट कैंडल फिर कन्फर्मेशन मिल गया मुझे ये बुलिश एंगल्फिंग का। फर्स्ट लेक्चर लग गया है पूरा, बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बन गई 4 आवर में। ठीक है? अब अगर मैं चाहे तो मैं इधर से भी एंट्री ले सकता हूँ सेल साइड की, पर इधर से मेरा स्टॉप लॉस बहुत बड़ा बनेगा। मतलब मैं इतना अफ़ोर्ड नहीं कर सकता हूँ इसीलिए। अगर आप फॉरेक्स जानते हो थोड़ा बहुत, तो ये है लगभग 500 पिप का स्टॉप लॉस। 500 पिप का स्टॉप लॉस मैं बिल्कुल अफ़ोर्ड नहीं कर सकता। मैं मिनिमम 300 या 250 पिप्स का स्टॉप लॉस इसका आधा स्टॉप लॉस अफ़ोर्ड कर सकता हूँ। इसीलिए मैंने बोला कि इसको थोड़ा ऊपर आने दो, फिर इधर मुझे कोई अपॉर्च्युनिटी मिले तो मैं नीचे से सेल साइड मूव दूँ ज़रूर ऐसे प्लान करूँगा। डन है? ये सब तो ठीक है, लेकिन मैं आपको जो मेन चीज़ समझा रहा था वो समझो कि हाँ, कि 4 आवर की कैंडल ओपनिंग क्लोजिंग बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको सारे टाइम फ्रेम याद होने चाहिए। ये सब चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, डन है इतना? अभी हम देखते हैं फ्रैक्टल नेचर के बारे में, मतलब फ्रैक्टल नेचर ऑफ द मार्केट, ठीक है? तो अभी मैं आपको रियल चार्ट्स में ही समझाता हूँ, ठीक है? चार्ट्स में ही समझाता हूँ कि मैं बोलना क्या चाहता हूँ, ठीक है? हुँ। अभी ये चीज़ देखो, अभी हम इधर स्ट्रक्चर मार्किंग करते हैं, ठीक है? तो ये इधर से ये ऊपर गया, ये रिट्रेसमेंट आई, ये इम्पल्स आया, ये रिट्रेसमेंट नहीं है, ये इम्पल्स आया, ये रिट्रेसमेंट आई, ये इम्पल्स आया, ये रिट्रेसमेंट आई, ये इम्पल्स आया, ये भी रिट्रेसमेंट नहीं है, ये इम्पल्स आया, ठीक है? ये ऐसा सीन है कुछ 4 आवर में। अब उसी को 1 आवर में देखते हैं हम। तो देखो अभी 4 आवर में तो क्या है कि ये प्योर एक इम्पल्स है, ठीक है? ये पूरा एक इम्पल्स था ना इसीलिए मैंने ये लाइन मार्क की। लेकिन आप जब इसको लोअर टाइम फ्रेम में देखोगे, तो लोअर टाइम फ्रेम में ऐसा दिख रहा है हायर हाई, हाई, हायर हाई, हायर हाई और ये हायर हाई। फिर हाँ, बस ये दिख रहा है हमें, देखा? तो ये क्या दिख रहा है हमें? ये जो चीज़ें है, ये हमें क्या दिखा रही है कि 4 आवर में तो एक स्ट्रेट अप इम्पल्स था। लेकिन जो लोअर टाइम फ्रेम है 4 आवर से नीचे वाला जो टाइम फ्रेम है 1 आवर उसमें ये ऐसा दिख रहा है ऐसा, ऐसा। ठीक है? अब इसको इधर ऐसे ही रहने देते हैं। अब मैं 15 मिनट में चलता हूँ। अब 15 मिनट में जब हम देखेंगे हुँ। अब एक देखो, अब 1 आवर में ये स्ट्रक्चर है ऐसा हाई भैया 1 मिनट 4 आवर वाले को डिलीट करते हैं। ये देखो ये 1 आवर का स्ट्रक्चर है हायर हाई, हायर हाई। अब 1 आवर के ये वाले इम्पल्स में 1 आवर में जो ये इम्पल्स था इसमें 15 मिनट का स्ट्रक्चर देखो। ये ऊपर, ये नीचे, ये ऊपर, ये नीचे, ये इसको ब्रेक किया ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर। तो देखो हाँ, तो अभी
अभी 1 आवर में कैसे अभी 1 आवर का एक इम्पल्स है, उसमें ऐसा दिख रहा है। तो आप समझे इसी को फ्रैक्टल बोलते हैं। मतलब क्या मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ कि देखो अगर 4 आवर में ऐसा सिनेरियो बन रहा है, ऐसा, ठीक है? 4 आवर में तो ये जो 4 आवर का जो इम्पल्स है ना, इसका मतलब 1 आवर में इसमें हायर हाई बन रहा होगा ऐसे। अभी ये जो 1 आवर का ये जो इम्पल्स है, ये वाला, इसमें 15 मिनट में हायर हाई बन रहा होगा ऐसे। और जो 15 मिनट का जो इम्पल्स होगा हायर हाई वाला, ऐसा वाला, उसमें 1 मिनट में ऐसा हायर हाई बन रहा होगा। मतलब ये क्या हो रहा है कि सेम टू सेम चीज़ें सारे टाइम फ्रेम में रिपीट हो रही है। अब जैसे ये 4 आवर में रिट्रेसमेंट हो रहा है, तो 4 आवर के रिट्रेसमेंट की वजह से ये 1 आवर में कुछ ऐसा रिवर्सल आ गया होगा। मतलब 1 आवर में ये इधर चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया होगा। समझे आप लोग? ये 1 आवर में इधर चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया होगा और 1 आवर बेयरिश हो गया होगा। और जब भी ये पॉइंट आ गया होगा तो इधर फिर 4 आवर का रिट्रेसमेंट खत्म हो गया, फिर 4 आवर ऊपर चढ़ने लगा। तो 4 आवर अगर ऊपर चढ़ने लगा तो 4 फिर 1 आवर में इधर फिर से बुलिश चेंज ऑफ कैरेक्टर आ गया और फिर 1 आवर फिर से ऐसे ऊपर होने लग गया होगा। फिर जैसे ही इधर पहुँचे तो 1 आवर में फिर से चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया बेयरिश साइड क्यों? क्योंकि 4 आवर का रिट्रेसमेंट एरिया आ गया, ऐसे। और सेम टू सेम ये 1 आवर से 15 मिनट में भी ऐसा होगा कि अगर 15 मिनट 1 आवर में ये ऐसा ऊपर जा रहा है इम्पल्स तो इसकी को जब ब्रेक डाउन करेंगे लोअर टाइम फ्रेम में तो 15 मिनट में हायर हाई बन रहा होगा। और ये जो 1 आवर का जो ये रिट्रेसमेंट एरिया होगा तो 15 मिनट में चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया होगा और 15 मिनट में लोअर लो का फॉर्मेशन बन रहा होगा। और जब फिर ये लो पॉइंट पे से ऊपर जा रहा होगा, ये इम्पल्स देने जा रहा होगा 1 आवर में, तब फिर से 15 मिनट में बुलिश साइड चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा और फिर ऊपर जाने लगेगा। ठीक है? सो दिस इज़ द करंट मतलब ऐसा है बेसिकली, इसी को बोलते हैं फ्रैक्टल नेचर। मतलब सारे टाइम फ्रेम ऐसे मतलब फ़ॉलो कर रहे हैं स्ट्रक्चर को। 1 आवर का इम्पल्स है, तो 15 मिनट में हायर हाई बन रहा होगा। 15 मिनट में अगर इम्पल्स है ऐसे हाई वाला, तो 1 मिनट में वो हायर हाई बोल रहा होगा। और अगर 15 मिनट में एक रिट्रेसमेंट आ रहा है 15 मिनट में अगर एक रिट्रेसमेंट आ रहा है, तो 1 मिनट में चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया होगा बेयरिश साइड और वो लोअर लो बन गया होगा। जैसे ही 1 आवर का रिट्रेसमेंट 15 मिनट का रिट्रेसमेंट कंप्लीट हुआ, फिर वो इम्पल्स देना स्टार्ट किया, तब 1 मिनट में फिर से बुलिश साइड चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया होगा, ऐसे। समझे आप लोग? इसी को फ्रैक्टल नेचर बोलते हैं। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। अगर आपको समझ नहीं आया तो ये वीडियो फिर से देखना और सिंपली एक बार अच्छे से शांति से सोचना कि मैंने समझाया क्या है। क्योंकि आप जब शांति से समझोगे ना, तो आपको सारी चीज़ें सेंस बनने लगेगी। और मैं आपको एक चीज़ बोल के देता हूँ कि ये 8 वीडियो है ना, ये सफिशिएंट है आपके लिए। हाँ, मुझे लगता है कि मैंने थोड़ा ऐसे एडवांस वे में समझाया है, ऐसे थोड़ा मतलब एकदम बेसिक से मतलब ऐसा समझा नहीं रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है। लेकिन अगर आप ध्यान से इसको 2 से 3 बार देखोगे ना, तो आपको डेफ़िनिटली ये समझ आएगा कि मतलब मैं समझाना क्या चाहता हूँ। तो मैं सिर्फ़ आपको एक ही चीज़ बोल रहा हूँ, आप पहले ये लेक्चर देखो, फिर उसके अच्छे से नोट्स बनाओ। फिर उसके नोट्स बना के जब ना समझ आए तो 3 से 4 बार फिर से लेक्चर देखो, 2 से 3 बार फिर से लेक्चर देखो। फिर लेक्चर देख के फिर आप मार्केट में आओ, एक्सचेंज यूएसडी ये सर्च करो ट्रेडिंग व्यू पे और इसमें जो भी मैंने समझाया ना ये सब ऐसे-ऐसे समझो। मतलब आप खुद मार्क करके देखो कि हाँ, ये हायर हाई है, ये हायर लो है। देखो अगर ये 1 आवर में ये इम्पल्स है तो लोअर टाइम फ्रेम में 15 मिनट में ऐसा-ऐसा बन रहा है। ये सब खुद देखो। अगर मैं इधर 1 घंटे में कोई टॉपिक समझा रहा हूँ आपको तो उसका 10 आवर्स का प्रैक्टिस आपको नीडेड है। डेफ़िनिटली नीडेड और डेफ़िनिटली नीडेड है। और अगर आपने ये 10 आवर्स की प्रैक्टिस कर ली, तो आई गारंटी के आप सब सीख जाओगे और मैंने जो 2 साल लगाया ना सीखने में, वो आपको मैं कुछ दिनों या कुछ महीनों में सिखा दूँगा। लगभग 3 मंथ आप मेरे को जितना एक्सपीरियंस है उतना 3 मंथ का एक्सपीरियंस उतना आप 3 मंथ में ले सकते हो क्योंकि मैं आपको प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड वे में सब बता रहा हूँ। ठीक है? तो बस आप ये सब सीखो, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप प्रैक्टिस खुद करो। और उसके बाद भी समझ ना आए, तो बस कमेंट में आके या इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर दो कि भैया ये समझ नहीं आ रहा है, वो समझ नहीं आ रहा है, तो मैं आपको डेफ़िनिटली हेल्प करूँगा, पक्का हेल्प करूँगा आपको। बस तो यही है कि नोट्स बनाओ, लेक्चर 2 से 3 बार देखो, फिर लाइव मार्केट में प्रैक्टिस करो, तो आपको परफेक्ट हो जाएगा। अगर तब भी परफेक्ट ना हो, कुछ डाउट हो, तो कमेंट में पूछो। डन है इतना? तो ये सब था फ्रैक्टल नेचर के बारे में, ठीक है? अभी हम चलते हैं फिबोनाची के बारे में। फिबोनाची कैसे यूज़ करते हैं, वो देखते हैं, ठीक है? अब फिबोनाची कैसे यूज़ करते हैं वो देखते हैं। देखो, तो फिबोनाची कैसे यूज़ करेंगे
जैसे समझो जैसे समझो हायर हाई बन रहा है ऐसे, ठीक है? तो सबसे पहले फिबोनाची होता क्या है? सबसे पहले व्हाट इज़ फिबोनाची? ठीक है? तो फिबोनाची क्या होता है? फिबोनाची अभी जैसे मैंने आपको बताया कि सारे स्ट्रक्चर में एक रिट्रेसमेंट नीडेड होता है, ये रिट्रेसमेंट होता है। जैसे जब बेरिश स्ट्रक्चर हो, तो बेरिश स्ट्रक्चर में भी ये रिट्रेसमेंट होगा ना, तो मैंने आपको हर बार ये बोला कि ये रिट्रेसमेंट कहाँ तक है ये पता ही नहीं है हमें। ये इधर से भी फिर ऊपर जा सकता है, या इधर इतना नीचे आके फिर ऊपर जा सकता है, या इधर इतना नीचे आके फिर ऊपर जा सकता है ना? कुछ भी हो सकता है मार्केट में। हमें पता नहीं है ना कि ये लो पॉइंट बनेगा कहाँ पे। तो फिबोनाची ऐसा टूल है जो हमें हेल्प करता है फाइंड आउट करने में कि ये लो पॉइंट बनेगा कहाँ, ठीक है? एक बात ये समझ गए कि फिबोनाची क्या हेल्प करता है कि ये जो लो पॉइंट है, जो रिट्रेसमेंट है, वो रिट्रेसमेंट कहाँ तक आएगी, ये हमें हेल्प करता है फाइंड आउट करने में कि ये रिट्रेसमेंट कहाँ तक आएगी, ठीक है? सेम वे इधर कि ये रिट्रेसमेंट जो बाइंग साइड वाली रिट्रेसमेंट है, ये कहाँ तक आएगी वो हमें पता चलेगा कि इधर से नीचे जाएगा, या थोड़ा ऊपर जाके इधर से नीचे जाएगा। ये सब हमें फिबोनाची बताता है कि ये रिट्रेसमेंट कहाँ तक पॉसिबल है। डन है इतना? फिबोनाची का यूज़ पता चला। अब दूसरी चीज़, अब फिबोनाची की सेटिंग्स देख लो सबसे पहले। तो फिबोनाची की सेटिंग्स ये है। हाँ, सेटिंग्स में जाओ तो देखो, अगर डिफ़ॉल्ट वाला होगा ना तो उसमें कुछ और सेटिंग्स होगी। तो ये वाली सेटिंग्स आप एक बार वो कर लो, क्या बोलते हैं उसको, कॉपी कर लो और आपके उसमें सेव कर लो ट्रेडिंग व्यू में कि ये वाली है। देखो इसमें 0 है, फिर 0.038 है, फिर 0.5 है, फिर 0.618 है, फिर 0.65 है, फिर 0.786 है, फिर 1 है, ठीक है? अभी आपको मैंने फिबोनाची की सेटिंग्स भी बता दी। दूसरा स्टेप कंप्लीट। अब तीसरा स्टेप, हाउ टू यूज़ फिबोनाची। देखो, जब भी मार्केट हायर हाई बन रहा है ना, तो फिबोनाची को ऑलवेज़ लो से हाई तक मार्क करेंगे। कहाँ से कहाँ तक? लो से हाई तक। और जब भी मार्केट डाउन ट्रेंड में है ना, तो फिबोनाची को ऑलवेज़ हाई से लो तक मार्क करेंगे, ठीक है? देखो ये दोनों साइड फिबोनाची अलग है। इसमें ऊपर 0 है, इसमें ऊपर 1 है। इसमें ऊपर 0.38 है, इसमें 0.78 है, ठीक है? तो आपको अभी फिबोनाची को ड्रॉ कैसे करना है ये पता चल गया। जब भी बुलिश मार्केट हो तो नीचे से ऊपर ड्रॉ करो, और जब भी बेरिश मार्केट है तो ऊपर से नीचे ड्रॉ करो। सिंपल है, फिबोनाची का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा सिंपल है, तो ऐसे यूज़ करते हैं फिबोनाची को, डन है। अब ये लेवल्स क्या बताते हैं फिबोनाची के, ठीक है? अब ये बात करते हैं। देखो, सबसे पहले फिबोनाची में ये सारे जो लेवल्स हैं ना, ये सारे एज़ अ सपोर्ट या रेजिस्टेंस एक्ट करते हैं, ठीक है? ये सारे लेवल्स बुलिश मार्केट में एज़ अ सपोर्ट एक्ट करेंगे, मतलब कि ऐसा है कि मार्केट ये 0.38 को टैप करके भी ऊपर जा सकता है, या 0.5 को टैप करके ऊपर जा सकता है, या ये 0.618 से 0.65 लेवल को टैप करके ऊपर जा सकता है, या फिर 0.786 से इधर ऊपर जा सकता है, ठीक है? तो अब आप बोलोगे यार ये तो 4 केस बन गए। 5वाँ केस भी है कि 1 को टैप करके ऊपर जा सकता है। लेकिन 1 वाला केस तो वही हो गया ना, अपना ए प्लस लेवल हो गया, है ना? तो 1 वाले को हम अभी काउंट नहीं करते, अभी हम ये 4 लेवल को काउंट करते हैं। तो इसमें 4 केसेस बन गए कि इधर से भी जा सकता है, इधर से भी जा सकता है, इधर से भी, इधर से भी। तो आप बोलोगे तो फिर किधर ट्रेड लेनी है? तो मैं बोलूँगा 2 मिनट रुको बताता हूँ। फिर सेम वे इन बेयरिश मार्केट भी ऐसा है कि इधर से वो रेजिस्टेंस एक्ट करके नीचे जा सकता है, या इधर से रेजिस्टेंस एक्ट करके नीचे जा सकता है, या फिर इधर से रेजिस्टेंस चेक करके नीचे जा सकता है, या फिर इधर से रेजिस्टेंस चेक करके नीचे जा सकता है। और सेम वे अगर इसने 1 को टैप करके नीचे गया, तो ये तो वही अपना ए प्लस लेवल हो गया सेलिंग साइड का, है ना? तो इतना डन है। तो इधर भी 4 वे है, ठीक है? अभी एक और चीज़ आप समझो देखो मैंने आपको सबसे पहले फिबोनाची किस काम के लिए होता है वो बता दिया। फिबोनाची की सेटिंग्स बता दी। फिर मैंने आपको बता दिया कि फिबोनाची मतलब ड्रॉ कैसे करते हैं। मैंने अभी तक यूज़ करना नहीं बताया कि आगे क्या करना है, मैंने आपको ड्रॉ करना बताया। कब कैसे ड्रॉ करेंगे? लेटेस्ट कन्फर्म लो से कन्फर्म हाई जब बनेगा तब उसके बीच में हम फिबोनाची यूज़ करेंगे, ठीक है? इतना डन है। अब चौथी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी हेल्दी अप ट्रेंड या हेल्दी डाउन ट्रेंड कैसा होता है? कै कब हम आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं कि ये हेल्दी डाउन ट्रेंड है या हेल्दी अप ट्रेंड है? मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि अगर मार्केट ऐसे-ऐसे ऊपर जाएगा तो वो हेल्दी नहीं है। जब मार्केट एक अच्छा रिट्रेसमेंट करते-करते जाएगा तो वो हेल्दी अप ट्रेंड या हेल्दी डाउन ट्रेंड है ना? तो सेम वे में अरे यार!
हाँ, 1 ही मिनट। हुँ। तो सेम वे में जितना ज़्यादा अच्छा रिट्रेसमेंट होगा उतना हेल्दी बाइंग या सेलिंग होगा, बराबर? तो अभी आप सोचो कि अगर मार्केट इधर से इधर नीचे आया है, तो इतने तो थोड़ा ही रिट्रेस किया ना, 0.38 मतलब थोड़ा-सा रिट्रेसमेंट। तो अगर इधर से मुझे बाइंग करनी होगी, तो मेरे को बहुत ज़्यादा डाउट होगा ना, क्यों? क्योंकि ये तो थोड़ा-सा ही रिट्रेसमेंट एकदम थोड़ा-सा रिट्रेसमेंट किया है मार्केट ने, ज़्यादा कुछ किया भी नहीं है। तो इधर बाइंग करने से पहले मुझे बहुत सारा डाउट होगा, डाउट बहुत सारा होगा। और मुझे जो कन्फ्लुएंसेस होंगे, कन्फ्लुएंसेस मतलब मैं बाइक डाउट तो बहुत सारा होगा, अगर डाउट ज़्यादा है तो मैं कन्फर्मेशन ज़्यादा लूँगा ना। कन्फर्मेशंस मतलब आपको पता ही है जो मैंने फर्स्ट लेक्चर बताया था एंगल्फिंग कैंडल, मॉर्निंग स्टार ऐसा सब। अभी जो बाइंग लेवल है उसपे तो वही देखेंगे ना बुलिश एंगल्फिंग देखेंगे या तो हम देखेंगे मॉर्निंग स्टार, है ना? अभी एक बात समझो ये 15 मिनट है, ठीक है? अब 15 मिनट में इधर से नीचे आ रहा होगा तो 1 मिनट में रिवर्सल आ गया, 1 मिनट में चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया बेयरिश साइड। अभी अगर इधर से बाय करना है, तो सबसे फर्स्ट कन्फर्मेशन हम क्या देख सकते हैं सबसे फर्स्ट? या तो 1 मिनट में बाइंग साइड चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाए फिर से, है ना? अगर इधर 1 मिनट में बाइंग साइड चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, तो वी कैन लुक फॉर द बाय। सेकंड कन्फर्मेशन क्या देखेंगे? या तो इधर बुलिश कैंड एंगल्फिंग बन जाए, ये बन जाए, कुछ बन जाए। थर्ड कन्फर्मेशन क्या देखेंगे? या तो इधर मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार बन जाए, बराबर? या तो इधर मल्ट और फोर्थ कन्फर्मेशन क्या देखेंगे? या तो इधर मल्टीपल डोजी बने, मल्टीपल डोजी। अब मल्टीपल डोजी मतलब बहुत सारी डोजी कैंडल इधर बन जाए ऐसे। क्योंकि मैंने अभी जो रिसेंट आपको ट्रेड समझाया था, उसका मतलब यही तो था कि रेजिस्टेंस पे अगर मल्टीपल डोजीज़ बन रही है ऐसे, उसका मतलब क्या है कि इतनी सारी कैंडल मिल के भी इसको ब्रेक नहीं कर पा रही है रेजिस्टेंस को। मतलब ये रेजिस्टेंस कितना अच्छा होगा ऐसे। तो अगर इधर मल्टीपल डोजीज़ बने, इसका मतलब क्या है कि ये 0.38 वाला लेवल इतना अच्छा है कि मल्टीपल कैंडल इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पा रही, है ना? वही बात हुई ना? तो इसीलिए मल्टीपल डोजीज़ को हम एज़ अ कन्फर्मेशन देखते हैं कि अगर इधर मल्टीपल डोजीज़ बनी, इसका मतलब ये लेवल इतना अच्छा है कि इधर ये लेवल ब्रेक ही नहीं हो पा रहा। कब से इधर बायर्स और सेलर फाइट कर रहे हैं कि भाई नीचे जाना है, पर बायर बोल रहे हैं नहीं जाने दूँगा, नहीं जाने दूँगा। इसीलिए ज़ोन इतना अच्छा है। फिर फिफ्थ कन्फर्मेशन क्या हो सकता है कि इधर कोई प्रीवियस सपोर्ट या रेजिस्टेंस मतलब पीछे से कोई या सपोर्ट या रेजिस्टेंस हो रहा हो, वो इधर आ जाए। तो जब इनमें से मैक्सिमम मतलब 4 चीज़ें अगर अलाइन हो रही हो ना, अगर ये 4 4 कन्फर्मेशन मिल रही हो ना इधर इधर जैसे वन में चेंज ऑफ कैरेक्टर भी हो गया, बुलिश एंगल्फिंग भी बन गई, फिर मल्टीपल डोजी भी बन गई, तो मैं इधर बाइंग का सोच सकता हूँ। लेकिन अगर एक ही कन्फर्मेशन मिला मुझे, कोई भी एक कन्फर्मेशन मिला, जैसे मल्टीपल डोजी बन गई, तो मैं इधर ट्रेड लेने में थोड़ा डाउट करूँगा। क्यों? क्योंकि ये रिट्रेसमेंट थोड़ी कम हुई है ना। आई होप आप समझोगे बात को। अब सेकंड मतलब अगर 0.38 पे आएगा तो मुझे डाउट सबसे ज़्यादा होगा बाइंग करने में। क्यों? क्योंकि रिट्रेसमेंट बहुत कम हुई है, इसीलिए मैं कन्फर्मेशंस ज़्यादा लूँगा। कन्फर्मेशंस जो होंगे वो मैं ज़्यादा लूँगा, बहुत ज़्यादा कन्फर्मेशंस लूँगा तभी मैं बाय करूँगा। और उसी की जगह अगर मार्केट इधर आ जाए और फिर कुछ बाइंग करने का सिनेरियो बने, तो मेरे मन में डाउट थोड़ा होगा, मतलब 50% डाउट होगा, इसीलिए मैं कन्फर्मेशन भी थोड़े ही लूँगा, ज़्यादा नहीं लूँगा। ठीक है? पर अगर मार्केट ये 0.618 पे आ जाए, तो मैं डाउट मेरे मन में बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि 0.168 इसको मैं गोल्डन ज़ोन बोलता हूँ, ज़ीज़ैड गोल्डन ज़ोन। और मेरे लिए गोल्डन ज़ोन एरिया सबसे बेस्ट है इधर से बाइंग करने में क्योंकि इसको बोलते हैं एक हेल्दी रिट्रेसमेंट। जब 0.618 को टैप कर दे ना मार्केट, तो इसको सबसे हेल्दी रिट्रेसमेंट बोलते हैं। तो अगर इधर आ जाए ना, तो मैं एक कन्फर्मेशन के साथ भी बाय कर लूँगा क्योंकि मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छी रिट्रेसमेंट है और अभी रिट्रेसमेंट अच्छी हो गई है, तो एक अप ट्रेंड आना भी पॉसिबल है। हो भी सकता है इधर नीचे चले जाए, पर अगर मुझे एक अच्छा कन्फर्मेशन मिला, तो मैं इधर से गारंटी बाय करूँगा और बाय करके मैं अपसाइड का टारगेट रखूँगा। समझे आप? तो इसमें से बेसिकली यही समझने लायक था कि जितना कम रिट्रेसमेंट होगा उतना ज़्यादा मुझे कन्फर्मेशन देखना होगा, ठीक है? और मैंने आपको 5 टाइप के कन्फर्मेशंस बताए, वो सारे इम्पोर्टेंट है, वो सारे लेवल पे वर्क करें सारे लेवल पे वो देखने पड़ेंगे। लेकिन ऐसा है कि इस पे मैं ज़्यादा कन्फर्मेशंस देखूँगा, पाँचों में से 4 कन्फर्मेशंस देखूँगा, इसमें 5 में से सिर्फ 2 ही देखूँगा, इसमें 5 में से सिर्फ 1 ही देखूँगा या कभी-कभी तो मैं डायरेक्ट एंट्री ले लूँगा ऐसा, समझे? एक बार मैं फिर से पाँचों कन्फर्मेशंस लिख देता हूँ, ठीक है? सबसे पहले तो पैटर्न बुलिश एंगल्फिंग हो गया। फिर हो गया मॉर्निंग स्टार हो गया, मॉर्निंग स्टार। फिर हो गया सपोर्ट रेजिस्टेंस वाला लेवल या प्रीवियस कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस हो गया। फिर हो गया मल्टीपल डोजीज़ हो गए। फिर हो गया लोअर टाइम फ्रेम में चेंज ऑफ कैरेक्टर, बाइंग साइड स्ट्रक्चर शिफ्ट, लोअर टाइम फ्रेम में बाइंग साइड स्ट्रक्चर शिफ्ट, स्ट्रक्चर शिफ्ट।
सेम ये सेलिंग में भी होगा, सेलिंग में भी सेम होगा कि 0.38 पे आया ना, तो मैं मल्टीपल कन्फर्मेशन देखूँगा क्योंकि ये रिट्रेसमेंट बहुत कम है। लेकिन अगर 0.5 पे आया, तो मैं थोड़े ही कन्फर्मेशन देखूँगा और सेम ही अगर गोल्डन ज़ोन पे आया इधर, तो मैं एक कन्फर्मेशन के साथ भी सेल कर दूँगा, ठीक है? तो अभी आप समझे कि मतलब फिब्स के लेवल कैसे इम्पोर्टेंट है। डन है इतना आपको? आई होप आपको समझ में आया होगा अभी तक मैंने जो भी समझाया आपको। तो हुँ, पहली बात हाँ, तो आपको सब समझ में आया होगा और अब भी मैं आपको बताता हूँ हाँ, तो पता है मैंने आपको एक चीज़ बोली थी कि अगर मार्केट ऐसे हायर हाई बनाता है, तो ये ए प्लस लेवल है, ठीक है? और ये है ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, ठीक है? ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर वाला लेवल और इसकी जो एक्यूरेसी है वो 50% एक्यूरेसी है, बराबर? 50% एक्यूरेसी है इसकी। अब मैंने बोला था इसको मैं 80% कर सकता हूँ। अब 80% कैसे कर सकता हूँ, चलो देखते हैं। अब समझो कि मैंने इधर फिब यूज़ किया है ऐसे। अब जब मैंने फिब यूज़ किया ना ऐसे हुँ, अब जब मैंने फिब यूज़ किया और मैंने देखा कि ये जो ब्रेकआउट स्ट्रक्चर वाला लेवल है, वो गोल्डन ज़ोन के साथ कोइंसाइड कर रहा है। तो ये तो मेरे लिए अच्छा कॉन्फ्लुएंस हुआ ना क्योंकि एक तो गोल्डन ज़ोन में मेरा एक बाइंग लेवल होता है और उसके साथ ब्रेकआउट स्ट्रक्चर भी एक बाइंग लेवल होता है। तो 2 बाइंग लेवल एक साथ आ रहे हैं इसका मतलब कि इसकी एक्यूरेसी थोड़ी बढ़ जाएगी। तो 50 से 60% हो जाएगी या 70% हो जाएगी। देखा, सिर्फ़ एक फिबोनाची ड्रॉ करके अगर गोल्डन ज़ोन उसके पास आ रहा है तो उसकी एक्यूरेसी इतनी बढ़ जाएगी। अब आप बोलेंगे कि अगर 0.38 वाला अगर इसके पास आता तो? मतलब अगर अगर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर ऐसे बनता तो? ऐसे हाई, लो, हाई मतलब अगर इधर ये ऐसा आता तो भी इसकी एक्यूरेसी थोड़ी बढ़ती मतलब 50 से 55 हो जाती या 60 हो जाती। क्योंकि 0.38 एक हेल्दी रिट्रेसमेंट नहीं है ना इसीलिए, हेल्दी रिट्रेसमेंट गोल्डन ज़ोन है। इसीलिए मैं बोल रहा था कि जब तक गोल्डन ज़ोन मतलब जब तक गोल्डन ज़ोन इधर आ जाएगा ना, इधर गोल्डन ज़ोन, तो ये एक अच्छा एरिया हो जाएगा। फिर हम इधर डेफिनिटली बाय कर सकते हैं ऑन दोज़ 5 कन्फर्मेशन ओके? तो 5 जो कन्फर्मेशन थे, उनके ऊपर हम डेफिनिटली बाय कर सकते हैं इधर से। क्यों? क्योंकि अगर हमने फिब ड्रॉ किया और इधर गोल्डन ज़ोन आया और अगर 0.5 एरिया आया या 0.38 एरिया आया, तो ये बीओएस है ना वो अच्छा हो जाएगा। ब्रेकआउट स्ट्रक्चर एक अच्छा लेवल में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन हम उस हिसाब से फिर कन्फर्मेशंस भी उधर देखेंगे। लेकिन जब 0.618 है, तो हम डायरेक्टली बाय करने का सोच सकते हैं क्योंकि 2 बाइंग लेवल एक साथ कोइंसाइड हो रहे हैं, ठीक है? तो अब समझ आया आपको कि मैंने कैसे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर को 50% से 80% एक्यूरेसी में कन्वर्ट किया। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। हाँ, तो फिब यही है, ये मतलब ये लेक्चर में मुझे इतना ही आपको बताना था। फिब कैसे यूज़ करते हैं, आई होप आपको फिब समझ में आया हो, उसको मार्क कैसे करते हैं ये समझ में आया हो। हुँ, अब रियल चार्ट्स में अगर मैं आपको बताऊँ, तो मैं रियल चार्ट्स में एक बार फाइंड करके आपको बताता हूँ सब, ठीक है? तो चलो मैं सबसे पहले आपको ए प्लस लेवल की एक्यूरेसी दिखाता हूँ, ठीक है? तो ये देखो, अभी मार्केट ये इधर से हम स्ट्रक्चर मार्किंग करते हैं, तो ये हाई, ये लो, ये हाई, ये लो। फिर इसको इधर ब्रेक किया, ये हाई, ये लो, ठीक है? फिर इसके इधर ब्रेक हुआ तो हम ऊपर जा रहे हैं, ये भी रिट्रेसमेंट नहीं, ये भी नहीं है, ये हाई बना। अब ये ए प्लस लेवल है, ठीक है? तो ये हम अभी 2 लेवल मार्क करते हैं, एक ये हो गया ब्रेकआउट स्ट्रक्चर वाला लेवल, ठीक है? और ये एक हो गया हमारा ए प्लस लेवल, ठीक है? तो ये देखो ए प्लस लेवल से जो बाइंग आई है, कितनी अच्छी बाइंग आई है ये। अगर आप ये ग्रीन कैंडल के कन्फर्मेशन पे भी एंटर करते हैं ना, ये पिन बार जो कैंडल है, ये जो पिन बार कैंडल ये अभी 17 अक्टूबर की ट्रेड है देखो। तो ये अगर इसके लो का स्टॉप लॉस रखते हैं आप और आप ये रेजिस्टेंस एरिया कौन-सा है? हाँ, ये है एक रेजिस्टेंस एरिया। अगर आप ये ट्रेड लेते, देखो ये रेजिस्टेंस एरिया है ना, देखो इधर मार्केट ने सपोर्ट लिया है, फिर ये इधर रेजिस्टेंस लिया, देखो इधर सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया, ये रेजिस्टेंस। तो ये रेजिस्टेंस तक अगर आप टारगेट रखते हैं, तो आपको ये ईज़िली ये ट्रेड मिलता है ना? तो और इसके बीच में आपको मल्टीपल ट्रेड्स मिल रही है, एक इधर, फिर बस ये 2 और ट्रेड्स है। तो आप 3 ट्रेड्स आपको ये 3 ट्रेड्स का लॉजिक स मतलब ये ट्रेड का तो लॉजिक समझ में आया होगा कि हमने हमारे लेवल पे आने का वेट किया, देखो इधर कोई कन्फर्मेशन नहीं मिला, तो ये लेवल वेस्ट हो गया। और अगर हम इधर से फिब भी यूज़ करें, ठीक है, तो 0.786 पास में था, मतलब ये अच्छा लेवल था बाइंग का और इधर हमें कोई कन्फर्मेशन ही नहीं मिला, तो हमने रहने दिया। फिर ये नीचे आया, इधर एक अच्छी ग्रीन कैंडल बनी कन्फर्मिंग ब बाइंग जा फर्स्ट लेक्चर में मैंने बोला था ना ये थोड़ी बाइंग जैसी कैंडल है।
तो बस ये बाइंग अगर हम इधर भी लेते हैं, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं था। ये 1:3 का रेशियो रिवॉर्ड मिल रहा है। अच्छा रेशियो रिवॉर्ड है, ठीक है ना? तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा कि ए प्लस लेवल की मतलब ए प्लस लेवल बहुत अच्छा लेवल होता है, पर अगर उसके साथ आप थोड़े से कन्फर्मेशंस लेना सीख गए ना, तो आप उसमें 100% एक्यूरेसी कर सकते हो ईज़िली। अभी मैं आपको गोल्डन ज़ोन वाला बता रहा था, है ना? तो अभी मैं आपको वो बता देता हूँ। अब अगर इधर से फिब मार्क करें हाँ, देखो सबसे पहला अगर इधर से हम फ़िब मार्क करें ऐसा, अभी ये आपको समझ नहीं आ रहा होगा मैंने फ़िब कैसे मार्क किया, लेकिन आप सिर्फ़ ऐसा समझो कि ये जो इम्पल्स था इसमें मैंने फ़िब यूज़ किया। अब फ़िब यूज़ किया एग्ज़ैक्ट इसने गोल्डन ज़ोन पे मतलब ऐसे डोजी फ़ॉर्म की देखो। सबसे पहला कन्फर्मेशन क्या था? ये भी एक मेरा ये ट्रेड मतलब ये ट्रेड मैंने रियल में ली है, ओके? तो इसमें मेरा सबसे फर्स्ट कन्फर्मेशन क्या था पता है? मैंने देखा कि गोल्डन अभी देखो हाँ, हुँ। तो ये एक एरिया जो आपको दिख रहा होगा, ये वाला एरिया, ये एक सपोर्ट रेजिस्टेंस है देखो। इधर से पहले मार्केट ने सपोर्ट लिया, फिर नीचे आया, फिर इधर से फिर से सपोर्ट लिया, नीचे आया, इधर से रेजिस्टेंस लिया। तो ये एक सपोर्ट एरिया वाला लेवल है, ठीक है? उसके बाद मैंने ये जो इम्पल्स है इसमें फिब यूज़ किया, ठीक है? हम इधर से भी फिब यूज़ कर सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन थोड़ा गोल्डन में नीचे चला जाता। तो फ़िब इधर से यूज़ किया, मैंने देखा ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस में फ़िब आ रहा है, डन है, सबसे पहला कन्फर्मेशन ये हो गया। फिर मैंने देखा कि भई इधर ये जो कैंडल बनी ना 15 मिनट की, इसने 0.5 के ऊपर क्लोजिंग ली है। मतलब ये लेवल इतना अच्छा है कि इधर से जो भी बायर्स एंटर हुए हैं ना, इधर से बायर्स जो भी एंटर हुए हैं, वो ऐसे ऊपर जाके क्लोज़ हो गए, है ना? मतलब 0.5 के ऊपर क्लोज़ हो गए। अरे यार! ये क्या हो गया? है ना? तो मैं ये बता रहा था आपको कि ये सपोर्ट रेजिस्टेंस वाला लेवल भी है और गोल्डन ज़ोन भी है। और मैंने ये नोटिस किया कि इधर से जो मतलब सेलिंग आ रही थी इतनी अच्छी वाली, लेकिन इधर बायर्स इतने अच्छे थे कि ये जो कैंडल है ये पूरी 50% एरिया के ऊपर भी क्लोज़ हो गई। इसने गोल्डन ज़ोन को तो टैप किया ही, लेकिन 0.5 वाले लेवल को भी रिस्पेक्ट किया, इसके ऊपर सारी कैंडल क्लोज़ हुई है, एक भी कैंडल इसके नीचे नहीं आई है। तो बस ये सिंपल सा लॉजिक था मेरा ये ट्रेड के पीछे और मैंने इसमें इधर एंटर किया ये जगह पर मेरा अरे! ये सेलिंग वाली सॉरी मैंने इसमें ये जगह पे एंटर किया और ये मैंने इसमें ये जगह पे एंटर किया और मेरा जो स्टॉप लॉस था ये वो इस ये 0.786 के नीचे था, ऐसे और जो मेरा टारगेट था वो मेरा ये हाई पॉइंट था। देखो, इसमें आप बोलोगे कि रिस्क टू रिवॉर्ड इतना ही है, तो मैं मोस्टली 1:1 पे ही ट्रेड करता हूँ। मेरा जो रिस्क टू रिवॉर्ड रहता है, ये वो मोस्टली 1:1 ही रहता है। पर मैं ये मेक श्योर करता हूँ कि मैं 10 ट्रेड लूँ ना, तो मैं 10 में से 9 ट्रेड विन करूँ। मेरा ये माइंडसेट रहता है। इसीलिए मैं ऑलवेज़ हाई प्रायोरिटी ट्रेड लेता हूँ। 1 वीक में मैं मैक्सिमम 3 से 4 ट्रेड लेता हूँ, लेकिन मैं ऐसा मेक श्योर करता हूँ कि वो चारों ट्रेड विन जाए, ऐसा। समझे आप? तो आई होप आप ये समझे होंगे कि मतलब हाउ आई यूज़ फिबोनाची इन रियल एप्लीकेशंस में कैसे यूज़ करता हूँ, ठीक है? देखो, मैंने क्या समझा इसमें, इसमें सबसे पहले मैंने देखा कि गोल्डन सन को तो टैप किया ही है, मतलब वो मेरे लिए अच्छी बात है गोल्डन सन को टैप किया है। लेकिन उसके साथ-साथ उसने 0.5 के ऊपर क्लोजिंग दी है, जितनी भी कैंडल्स हैं उन सब ने 0.5 के ऊपर क्लोजिंग दी है। तो वो मेरे लिए बहुत अच्छी बात हो गई। बहुत अच्छी बात हो गई, इसीलिए ये ट्रेड मैंने ली थी। सिंपल सपोर्ट रेजिस्टेंस था एक, मैंने आपको सिखाया हुआ है। फिर मैंने आपको आज सिखा दिया। फिर क्या सिखाया गोल्डन ज़ोन कैसे यूज़ करते हैं ये भी मैंने सिखा दिया। तो बस ये सिंपल मैंने अभी तक आपको जितना सिखाया है उसमें आप ये ट्रेड प्लान कर सकते हो। मैंने इसके पहले एक और ट्रेड बताई थी वो ए प्लस वाली, ये ये ए प्लस वाली 1:5 वाली रेस्टोरेंट ये मैंने नहीं ली थी, ठीक है? ये वाली ट्रेड मैंने इधर से कैप्चर की थी, इधर से इधर तक इतना मैंने टारगेट लिया था, फिर इधर से फिर से ली थी और इतना मैंने टारगेट बुक किया था। मतलब मैंने ये 2 ट्रेड ली थी इधर, मैंने ये लॉन्ग होल्ड नहीं की थी, क्योंकि मैं 1:1 पे मैंने बोला जैसा कि आपको तो 1:1 पे करता हूँ ना मैं, मैंने इधर से ट्रेड ली थी, ये स्टॉप लॉस के साथ इधर की इधर और ये वाला टारगेट था मेरा। फिर दूसरी बार जब फिर से नीचे आया था मैंने फिर से सेम लेवल पे एंट्री ली, फिर से वही सेम स्टॉप लॉस और सेम टारगेट। मेरा दोनों टाइम टारगेट हिट हुआ और मैंने ऐसे किया मतलब मैंने ए प्लस से ट्रेड नहीं ली थी इधर से, ठीक है? क्योंकि उस टाइम पे मेरे लॉजिक्स अलग लग रहे थे। लेकिन अगर आप देखोगे तो मार्केट में ये सब बेसिक चीज़ें ही वर्क करती है। कोई एडवांस चीज़ें नहीं है जो वर्क न करेगी ऐसा-वैसा। अगर आपको बेसिक चीज़ें आ गई तो वही चीज़ें वर्क करती है। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा ये फिबोनाची के बारे में।
आप लोगों को समझ आया होगा फिबोनाची यूज़ कैसे करते हैं और ये सब चीज़ें। तो दैट वाज़ इट फॉर द वीडियो आई गेस। हाँ, अभी मेरे हिसाब से आपने मोस्टली सारी चीज़ें कवर कर ली है अभी तक। आई विल से 60% ऑफ द टेक्निकल एनालिसिस पार्ट आपका डन हो गया है। आपको मार्केट में अब स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए कि हायर हाई कैसे बना रहे हैं, लोअर लो कैसे बन रहा है, ब्रेक आउट स्ट्रक्चर क्या होता है, ए प्लस लेवल क्या होता है। फिर आपको गोल्डन मतलब आपको फिब अच्छे से यूज़ करना आना चाहिए, जैसे मैंने सिखाया कि कन्फर्म लो और कन्फर्म हाई होता है, तब फिब यूज़ करते हैं हम। वो आपको अच्छे अगर ये चीज़ें आपको अच्छे से आ गई हो, तो आप अभी चार्ट में प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए, उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मैं आपको वही बता रहा हूँ कि प्लीज़ प्रैक्टिस करो, जितना प्रैक्टिस कर सकते हो उतना प्रैक्टिस करोगे तो उतना अच्छा रहेगा, ठीक है? और अगर आपको कुछ भी समझ ना आए, तो जस्ट कमेंट में लिख देना, मैं लाइव स्ट्रीम्स भी स्टार्ट करूँगा बहुत जल्दी। जैसे ही मेरा ये जो सीरीज़ है वो कंप्लीट हो जाए, उसके बाद मैं लाइव स्ट्रीम स्टार्ट करूँगा, तो लाइव स्ट्रीम में आपको जो भी डाउट है आप बताना, मैं आपको उसको डेफ़िनेटली सॉल्व करूँगा वो तो मतलब वो डाउट्स को डेफ़िनेटली सॉल्व करूँगा और मुझे पता है कि मैं अभी जो टेक्निकल आपको जो एनालिसिस सिखा रहा हूँ, वो मैं चार्ट्स में नहीं सिखा रहा, वो मैं आपको ड्रॉ करके सिखा रहा हूँ। तो जो भी मैं चार्ट्स में सिखाऊँगा ना, वो डायरेक्ट मैं लाइव स्ट्रीम में सिखाऊँगा, तो आप मेरी लाइव स्ट्रीम्स देखना या फिर मैं छोटे-छोटे वीडियोज़ बनाऊँगा वो ट्रेड ब्रेकडाउन के कि ये ट्रेड का लॉजिक मैंने इसीलिए लिया था, ऐसे लिया था, वैसे लिया था। तो वो आपको डेफ़िनेटली आगे जाके बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा इन इन टर्म्स ऑफ एक्सप्लेनिंग इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस और मतलब आपको क्लैरिटी आएगी कि मतलब ऐसे ट्रेड करना है मार्केट में, ठीक है? तो दैट वाज़ इट फॉर द वीडियो, थैंक यू। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ अच्छे-अच्छे कमेंट्स कर देना और अगर कुछ भी पार्ट अच्छा नहीं लगा या समझ में नहीं आया आफ्टर वॉचिंग 2-3 टाइम्स तो डेफिनिटली कमेंट में बताना कि ये चीज़ मुझे समझ नहीं आई है, इसको क्लियर कर दो या इसके ऊपर एक और वीडियो बना दो। तो आई विल डेफिनिटली मेक वन वीडियो। थैंक यू।